ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಯುಜಿಸಿ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿರೋಧಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಚಿತವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪದ ಝೀರೋ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಝೀರೋ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಝೀರೋ. ಈ ಪದವೇ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? 6% ಅನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2.4% ಇಂದ 3.6 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ GDP ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. तालीम के मैदान में एजुकेशन के फील्ड में मोदी हुकूमत नाकाम साबित हुई है। मोदी हुकूमत की कई पॉलिसियां मिडिल क्लासेस गरीब तबके की तालीम के लिए नुकसान का सबब बनी हुई हैं। ख़ास तौर पर दलित, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस को हासिल होने वाली स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन और दीगर कई मराहत में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। बेंगलुरु में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों ने ये बात कही। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र 9 स्टूडेंट्स की तंजीमों ने मिलकर आज बतारीख 30 मार्च 2024 स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में मौजूदा तालीमी मसाइल पर रोशनी डालते हुए एजुकेशन की तरक्की और एजुकेशन में समाजी इंसाफ के लिए कई मुतालिबात पेश किए हैं। दलित विद्यार्थी परिषद, कर्नाटका विद्यार्थी संगठन, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स क्रिश्चियन मूवमेंट, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इस तरह 9 तंजीमों ने मिलकर स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में मोदी हुकूमत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मौजूद खामियों की निशानदही की गई है। राइट टू एजुकेशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का मुतालिबा किया गया है। मुल्क की GDP का 6% हिस्सा तालीम पर खर्च करने का मुतालिबा किया गया है। इस मौके पर यह बात कही गई कि दलितों, बैकवर्ड क्लासेस के साथ माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स को हासिल होने वाली चंद अहम स्कॉलरशिप जैसे मौलाना आज़ाद फेलोशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, इस तरह कई मराहत को ख़त्म करते हुए सबका साथ सबका विकास अपने भरोसे और वादे के खिलाफ मोदी हुकूमत ने काम किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हम स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें इस बार के लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो हमने निकाले हैं। बेसिकली इलेक्शन के टाइम में स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हमारा कुछ मुतालिबात है, जो इस बार के जो इलेक्शन के अंदर जो भी पार्टी करने वाले हैं उनके लिए हमारा कुछ डिमांड्स है। आप जैसे बता रहे थे कि ओवरऑल 10 साल के अंदर जो मोदी की हुकूमत के टाइम में जो पिछला तबका, खासतौर पर जो माइनॉरिटीज़ है, SC/STs है, उनके लिए जो एजुकेशनल जो राइट्स दिया गया था, जो स्कॉलरशिप समझिए, और बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर उनके जो हरासमेंट वगैरह हो रहा, अब आप अगर देखेंगे कि ओवरऑल 10 साल के अंदर जो एजुकेशन को जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट ने खासतौर पर जो माइनॉरिटीज़ और SC/ST के ताल्लुक से जो भी पॉलिसी, जो भी रेगुलेशंस लाए हैं, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ खासतौर पर PhD फेलोशिप के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप दिया जाता था। पिछले साल उसको स्मृति ईरानी जो सेंट्रल के मिनिस्टर है, उन्होंने उसको कैंसिल करा दिए। उसके अलावा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 1 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के दिया जाता था, उसको भी ओवरऑल माइनॉरिटी, SC/ST, जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उनको एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए इससे पहले जो गवर्नमेंट लाई थी जो स्कॉलरशिप वगैरह, इस बार की गवर्नमेंट उन्होंने उसको निकाला गया है। और RT का जो 6 to 14 ईयर्स का जो गवर्नमेंट उनको गारंटी देना था कि कोई बच्चा 6 to 14 ईयर्स के अंदर स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का जो उसके लिए जो फैसिलिटेट स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता था, आज खासतौर पर मोदी की हुकूमत के टाइम में उस सारे को स्क्रैप कर दिया गया। रिसेंटली मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन बोल के एक इंस्टीट्यूट था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके अंदर
बेगम हजरत महल बोल के एक स्कॉलरशिप दिया जाता था, खास तौर पर माइनॉरिटी जो लेडीज जो बच्चे हैं उनके लिए जो हायर एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट ज्यादा बढ़ाने के लिए जो दिया जाता था उसको भी इस बार निकाला गया। ओवरऑल जो बीजेपी ने खास तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी की वजह से एजुकेशन के अंदर बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स किया है। आपका नाम और जिम्मेदारी? मोहम्मद पीर लटगेरी, SIU से स्टेट सेक्रेटरी। सर एक्चुअली नीट, JEE, CUET, FIUP, all these entrance exams are dominating central wise. So our demand is to the centralization of these exams, the power and the centralization should be decentralized, and that should be transferred to state subjects. That's what our primary demand. And another one is the dominance of the foreign universities. So for example, the foreign universities are establishing in India, so they are creating more challenges and threaten to the country, federalism of the country, like security concerns, fees issues, autonomy. So these are the rising issues. This is what we demand all the political parties to look into it and take a concern regulations to it. And another issue is institutional discrimination. As for GS Cash, Rohit in a Rohit Act, they have mentioned some provisions like, as per Act, we have to give a legislative protection to the exploitation of the students in universities. So this is also one of the demands. So as soon as possible, try to implement the Rohit Act provisions, Rohit Vimala Act provisions. So another primary concern is the power, the police power dominating and exploiting the students' rights. As we mentioned, as Constitution says, Article 19, Article 21, these are really prohibited by police officers and police laws, and these are in the hands of government. So we are also fighting against this one. So thank you. Your good name? Pawan Maharaj from Bangalore University. मिलके हम लोगों ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, और इस मैनिफेस्टो में हम ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात जो है, ये चुनाव जो है, ये हमारी इन मांगों की बुनियाद पर होना चाहिए। ये इस मैनिफेस्टो की चीज़ों को यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को ऐड करें। तो इसमें हम लोगों ने 3 अहम नुक्तों पर जो है नज़र डालने की कोशिश की है। एक चीज़ सबसे अहम यह है कि यहाँ का जो एजुकेशन है वो किस तरीके से एजुकेशन होना चाहिए और किस दिशा में मुल्क जा रहा है एजुकेशन के मामले में, वो एक सबसे पहले हमने इस पर नज़र डालने की कोशिश की है। दूसरा जो है वो यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ के जो नौजवानों को, यहाँ के जो युवाओं को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, वो एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से हमने कुछ सवालात और कुछ डिमांड्स हमारे इसमें रखे हैं। और जो तीसरा जो है वो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, जिसकी बुनियाद पर ये देश बना था, और इस देश को सोशल जस्टिस के कुछ बुनियादी चीज़ें हम इस मैनिफेस्टो में हमने ऐड की हैं। बुनियादी तौर पे एक सबसे पहली चीज़ यह है कि यहाँ की जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की जो व्यवस्था है, वो बदलनी चाहिए। यहाँ खास करके जो है एक कौम के स्कॉलरशिप पर अटैक करना जो है, इस कौम के संविधान पर अटैक करना है, इस कौम के इस देश के बढ़ोतरी पर अटैक करना जैसा है। तो यहाँ जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप को कैंसिल कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ की जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत यहाँ के जो गरीब बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते थे उनकी स्कॉलरशिप को जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत जो निकाला गया, हम ये चाहते हैं कि हमें सवाल खड़ा करना चाहते हैं इस चुनाव के टाइम पर, इलेक्शन के वक्त में, हम इंतखाबात के वक्त पर हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं, जिस फेलोशिप के तहत यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, यहाँ के दबे कुचले तबकात को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप आज हमें नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। और ये जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जिन्होंने नारा दिया था, उन लोगों ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को निकाला है, और उसके लिए बिला वजह बहुत सारे जो है ये लोग उसके लिए रीजंस देते हैं। और जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को यहाँ की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई, जिसके लिए हमको स्टेट से डिमांड करना पड़ रहा है।
स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत स्कॉलरशिप दो करके हमको स्टेट पे पूछना पड़ रहा है, जबकि 116 करोड़ 150 करोड़ रुपए जो है वो गरीब बच्चों को आते थे, 1000 2000 1500 रुपए बच्चों को जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आते थे, जिसके जरिए से बच्चे अपनी जरूरियात को पूरा करते थे। आज उनकी जो है वो जरूरियातों पर रोकने की, उनके एजुकेशन पर जो वॉर किया गया है, वो यहाँ के जो सबके लिए जो समान शिक्षा होना चाहिए उस पे एक उनका एक अटैक है। हम इसका डिमांड इसके अंदर कर रहे हैं। तो मोदी जी के पिछले 10 साल जो भी है उसमें जो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला है कि समाज के जो तबके पहले से थोड़े प्रॉब्लम में थे, अब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, जैसे कि किसान हो गए, छात्र हो गए, उसके बाद जो मतलब दैनिक मजदूरी करते हैं कि आज जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ कमा रहे हैं, तो मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ हुई है। जो बड़े बिजनेसमैन थे वो तो फायदे में है, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, छोटे इंडस्ट्री, वो भी जो है नुकसान में जा रहे हैं इनके इकोनॉमिक पर। तो ये सारे जो वर्ग हैं ये सब मोदी जी के पिछले 10 साल में प्रॉब्लम में है। जैसे कि आप छात्रों के, हम लोग मुख्य रूप से छात्र और जो युवा हैं उनके मांगों को इस मैनिफेस्टो में उठा रहे हैं। तो छात्रों के साथ जो प्रॉब्लम पिछले 10 साल में रही है, आप देख सकते हैं कि सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो थे या स्कूल भी, वहाँ पे जो है फीस बढ़ रहे हैं, मतलब हर साल जो है, या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है IIT वहाँ भी जो है हर 6 महीने पर नए सेमेस्टर के साथ जो है फीस बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया जो कर्नाटक में लागू करने का भी कोशिश किया गया, अभी फिर हारने के बाद उसको वापस लिया जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उनको प्राइवेट के साथ मिक्स किया जा रहा है। जो इलाके में पहले बहुत सारे सरकारी स्कूल थे उन सबको बंद करके एक बनाया जा रहा है कि जो है, तो उससे जो छात्रों को पास पड़ता था स्कूल, अब उनको दूर जाना पड़ेगा। और इस सब का सबसे ज्यादा असर किस पे होगा? जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, जो थोड़े मतलब ऊपर वाले वर्ग से हैं, जिनका मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास है, तो वो तो फिर भी जो है मतलब एजुकेशन का लाभ ले पाएंगे, शिक्षा का। लेकिन जो सबसे गरीब हैं, मजदूर वर्ग से हैं, या फिर जो है किसान, जो छोटे किसान हैं, तो वो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कभी भी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। हमने कलेक्टिवली डिस्कशन जब किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी हम रीच आउट हुए, तो यहाँ के सिस्टम को भी हम देखते हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स जो हैं वो एजुकेशन का जो असल मकसद है उसको ख़त्म करते हैं। एजुकेशन का असल मकसद था कि लोगों को जो है सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए, लोगों को जो है उनको जो है अपने पैरों पर खड़ा करने वाला बनाया जाए। लेकिन यहाँ का जो वो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने, ये जो नेशनलाइज्ड एग्जाम्स ने जो हंगामा खड़ा कर रखा है, जो नीट जैसे एग्जाम्स ने जो हंगामा खड़ा कर रखा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। वो अलेंस, आकाश जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ आने देता है, और उसके बाद ये जो कॉलेजेस से ज़्यादा इन इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू हो गई। एकेडमी के नाम पर ये जो लोगों का पैसा छिलते हैं उसका नाम हो गया है। और नीट का एग्ज़ाम हर साल जो है तकरीबन 21-22 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं, और उसमें से कितनी मेडिकल सीट्स हैं? 70-80 हज़ार मेडिकल सीट्स हैं इंडिया में, और उसमें तो ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर मेडिकल सीट्स साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया की तो ये हमारी डिमांड है कि आप जो है हमको हमारे एग्जाम हमको चलाने दीजिए। कर्नाटका का अपना एक एग्जाम हो मेडिकल के लिए, और वो यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करके उनको मेडिकल पढ़ाया जाए, जबकि नॉर्थ इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है और वहाँ के बच्चे आकर यहाँ पढ़ते हैं। अब वहाँ के आकर पढ़ने से हमारी नाराजगी, हमारा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ जो इनजस्टिस होता है इस तरीके के एग्जाम्स के जरिए से, तमिलनाडु ने भी इसको जो है खुलकर वजाहत की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सुसाइड की वजह जो है वो नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। और हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन आसान हो, एजुकेशन एक्सेसिबल हो। अब 3.5 लाख फीस देके एलेंस में पढ़ के, आकाश में पढ़ के जो बच्चा नीट में स्कोर कर सकता है, वो गरीब बच्चे को वो स्कोप कहाँ मिलेगा? वो कहाँ से जो है इतना कॉम्पिटिटिवनेस अपने अंदर पैदा करेगा? 100 में से इक्का दुक्का स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं,
जो खुदारा टैलेंट रखने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो निचली तबकात का जो एक किसान का बेटा है, किसान की बेटी क्यों मेडिकल करने का ख्वाब नहीं देख सकते, डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों नहीं देख सकते? इसीलिए कि वो नीट जैसे एग्जाम उनके लिए रुकावट बन जाते हैं, सीईटी जैसे एग्जाम्स उनके लिए रुकावट बन जाते हैं, जेईई जैसे एग्जाम्स उनके लिए रुकावट बन जाते हैं। और वो उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि वो बहुत बुनियादी तौर पे जो है वो छोटे कॉलेजेस में अपने आप को इत्मीनान कर लेते हैं, छोटा एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल लार्जर इंटरेस्ट ये है कि एजुकेशन एक्सेसिबल हो, एजुकेशन आसानी से मिले, यहाँ के निचले तबकात को, गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों के बच्चों को जो एजुकेशन एक्सेसिबल हो। और वो एजुकेशन एक्सेसिबल जब होगा तो सब लोग पढ़ेंगे तो सब लोग बढ़ेंगे।